जो उदयपुर में हुआ वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? जो उदयपुर में हुआ वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? देश और दुनिया की आज की कई अहम खबरें हैं। पहली खबर तो हिंदुस्तान से है, जहां न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज सुबह से छापेमारी की कार्रवाई की और वहां पर कई सारे जो पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। 30 से ज़्यादा ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है, कई शहरों में हुई है। इस पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो इंडिया गठबंधन है उनका भी एक बयान आ चुका है और उन्होंने इसकी निंदा की है। वहीं भारत में एक और खबर है, ये आसाम से है। एक तरफ तो केंद्र और राज्य की सरकारें मंदिरों मूर्तियों के निर्माण में पानी की तरह पैसा बहा रही हैं, बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। वही फिर एक अलग तरह का रवैया आप अपनाते हैं दूसरों के साथ, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ। दो तरह के पैमाने हो जाते हैं हुकूमतों में। ये रिपोर्ट थोड़ी अलग तरह की है। आसाम से रिपोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट पे नमाज के लिए अलग से कमरा बनवाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। एक याचिका दायर की गई थी गुवाहाटी में कि एयरपोर्ट पर एक अलग कमरा बना दिया जाए जहां पर लोग नमाज पढ़ लिया करें, तो वो हाई कोर्ट ने आज उसको खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी एक समुदाय की मांग पर ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद हैं, जिसको पढ़ना है वो वहाँ जाए,
और नमाज पढ़े। जो जानकारी हासिल हुई है उसमें राणा सुदैर जमान नाम के एक शख्स ने गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नमाज के लिए अलग कमरा बनाने की मांग रखते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस सुष्मिता फूकन की पीठ ने सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि संविधान में इस अधिकार का जिक्र कहाँ है कि सभी सार्वजनिक स्थलों पर एक प्रेयर रूम होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार ने कुछ एयरपोर्टों पर प्रेयर रूम बनवाए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हर कोई ये कहे कि सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रेयर रूम होना चाहिए? कोर्ट ने आगे पूछा कि फिर सिर्फ एयरपोर्ट पर ही क्यों, हर सार्वजनिक स्थल पर क्यों नहीं? क्या इस तरह की मांग करना मौलिक अधिकार है? यदि तुम्हें नमाज पढ़नी है तो इसके लिए मस्जिद है, वहाँ जाओ और पढ़ो। हाई कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए याचिकाकर्ता के जो वकील थे उन्होंने कहा कि धूम्रपान, स्पा, रेस्टोरेंट, मंदिर बनाने के लिए नियम है, नमाज के लिए भी एक अलग कमरा होना चाहिए। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि धूम्रपान के लिए अलग कमरा इसलिए बनाया जाता है ताकि उससे अन्य लोग प्रभावित न हो, स्मोकिंग से दूसरे लोग अफेक्टेड न हो। रेस्टोरेंट से कमाई होती है, इसलिए ये तो खोला ही जाएगा, लेकिन लोग नमाज पढ़ने जाएंगे तो कमाई नहीं होगी। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ज़्यादातर फ़्लाइट नमाज के समय ही होती है, इसलिए एक अलग कमरा ज़रूरी है। इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि किसी भी यात्री के पास फ़्लाइट का टाइम चुनने का ऑप्शन होता है। यह तो यात्री की मर्जी है, जिस टाइम पर फ़्लाइट होती है उस टाइम की बुकिंग करे। उल्लेखनीय कि भारत के 2014 में जब से हम ज़्यादा उसमें नहीं जा रहे हैं, कुल मिलाकर के गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एयरपोर्ट पर एक अलग से कमरा बनाने के लिए दायर की गई थी ताकि वहाँ पर मुस्लिम नमाज पढ़ सकें। दूसरी खबर भारत से ये, भारत और कनाडा के बीच जो तनाव पैदा हुआ है, एक सिख कम्युनिटी से का एक बंदा था निज्जर, जिसकी हत्या कनाडा में हुई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के ऊपर उसको लेकर के आरोप लगाए कि ये हत्या भारत ने करवाई है। उसके बाद से दोनों मुल्कों के बीच तनाव बना हुआ है। बीच में खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आई थी कि भारत ने हत्या करवाई है, इसकी जानकारी अमेरिका ने कनाडा को दी थी। अब ये चूँकि बड़े लेवल के अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खेल हैं और ये खेल थोड़ी प्रेशर टैक्टिक्स होती है, बाकी इससे कुछ होना नहीं होता है। न कनाडा का भारत कुछ बिगाड़ सकता, न ही कनाडा भारत का कुछ बिगाड़ सकता है। कनाडा कोई एक भी बात भारत से नहीं मनवा सकता है। अब ये जो तनाव है वो और बढ़ा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा से कहा है कि वो भारत में मौजूद अपने 41 राजनयिकों को 10 अक्टूबर 2023 से पहले वापस बुला ले। भारत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कनाडा ऐसा नहीं करता है तो उन्हें मिली हुई राजनयिक छूट वापस ले ली जाएगी। अगर ये लोग यहाँ से नहीं जाते हैं, जो 41 मेंबर्स हैं, उनको फिर बाद में जो इम्यूनिटी मिली होती है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर उसमें गिरफ्तार वगैरह भी सरकार कर सकती है। अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय भारत में कनाडा के 22 राजनयिक मौजूद हैं। 41 राजनयिकों को वापस बुलाने पर यह संख्या 21 हो जाएगी। ऐसी स्थिति में 10 अक्टूबर के बाद भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या 1/3 रह जाएगी। भारत न छोड़ने की स्थिति में कनाडाई राजनयिक वो छूट खो देंगे जो कि उन्हें मिली हुई है। इसके बाद वो अपने राजनीतिक ओहदे का लाभ लेकर भारतीय कानून से नहीं बच पाएंगे। सामान्य स्थिति में विदेशी राजनयिकों को किसी अपराध का दोषी पाए जाने पर देश छोड़ने को कहा जाता है।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने राजनयिकों की संख्या का मुद्दा कई बार कनाडा के सामने उठाया था। भारत ने साफ शब्दों में कहा था कि दोनों देशों की राजनयिकों की संख्या में असमानता है। जितने भारतीय राजनयिक कनाडा में हैं उससे कहीं अधिक कनाडाई राजनयिक भारत में है। भारत का यह निर्णय दोनों देशों के बीच जारी रस्साकशी के बीच सामने आया है। बता दें कि 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाने का आरोप भारत पर लगाया था। कनाडा ने एक भारतीय राजनयिक को भी निष्कासित किया था। भारत ने इसका कड़ा विरोध जताते हुए बदले में कार्रवाई करते हुए कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया था। भारत ने कनाडा के आरोपों को खारिज किया था। इसके साथ ही भारत ने कनाडाई राजनयिकों पर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाए थे। कनाडा ने कहा था कि भारत आतंकियों और अपराधियों को शरण देता है। तो ये आपस में एक चल रहा है इस वक्त, और अभी ये नहीं थमेगा क्योंकि यहाँ भी चुनाव है, वहाँ भी चुनाव है। पॉलिटिक्स पता नहीं क्या क्या करवाती है। एक और ख़बर है, ये इंटरनेशनल ख़बर है और यह ख़बर पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी साझा की है और बताया है कि जो विदेश मंत्री हैं अफ़गानिस्तान के, तालिबान की हुकूमत के, वो चीन की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। अभी पिछले महीने चीन ने अपना फुल टाइम एम्बेसडर काबुल भेजा है और एक तरह से तालिबान की सरकार को चाइना ने मान्यता दे दी है। ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं किया है, लेकिन वो एक तरह से मान्यता दे दी गई है। यूक्रेन जंग का अभी इंतज़ार चल रहा है। यूक्रेन जंग में जैसे ही कुछ डेवलपमेंट्स होंगे और वो रूस उसको इस दिन ख़त्म करने का ऐलान करेगा, उसके विद इन वीक अफ़गानिस्तान को लेकर के चाइना, रशिया, ईरान, साउथ अफ्रीका, अरब के बहुत सारे देश, अफ्रीका के बहुत सारे देश, एशिया के कई देश मिल कर के अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दे देंगे, ऐसी जानकारियां हैं। तो फिलहाल जो तालिबान के विदेश मंत्री हैं वो चीन की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। उन्होंने कहा कि जो विदेश मंत्रालय है चीन अफ़गानिस्तान का, उनके प्रवक्ता ने कहा कि अधिकारियों के आधिकारिक नियंत्रण पर, चीन के अधिकारियों के आधिकारिक इन्विटेशन पर वो एक क्षेत्रीय बैठक हो रही है वहाँ पर, उसमें भाग लेने के मकसद से वहाँ पर गए हैं। ये अहमद ने बताया कि ट्रांस हिमालय फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए मुत्तकी चीन गए हैं, जो वहाँ के जियांग प्रांत में आयोजित होगी। इस बैठक में हिमालय पर्वत के निकटवर्ती देशों के बीच आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय सहकारिता और इकोलॉजिकल परिवर्तनों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। जब से तालिबान अफ़गानिस्तान की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की है, उस समय से देश के साथ चीन के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत मजबूत हुए हैं। और आपको बता दें कि आजकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात होती है, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात होती है, EV। आने वाला जो वक्त है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है। पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियाँ हैं उससे पॉल्यूशन होता है और इसका खर्चा 3-4 गुना ज़्यादा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में अगर 100 रुपये में आप एक गाड़ी 100 रुपये में चलती है तो 25 और 30 रुपये में उतना चलेगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स रहेगी। अब इसमें चीन जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। चीन का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो बाज़ार है इस वक्त वो तकरीबन 73% चीन ने एक्वायर किया हुआ है। उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी, ये कई सारे और देश हैं, उनका शेयर बहुत कम है। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बनाने में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके भंडार अफ़गानिस्तान में बेशुमार हैं और वो है लिथियम। लिथियम का जो ख़जाना है वो अफ़गानिस्तान में भरा पड़ा है। नूरिस्तान और ये जो पाकिस्तान से लगा हुआ चमन का ग्वादर और खैबर पख्तूनख्वा वाला जो इलाका है, इस इलाके में नूरिस्तान, चमनिस्तान, ये सब यहाँ पर सर्वे हो चुके हैं। चीन की कंपनियों ने, अमेरिकी कंपनियों ने 2013 में 14 में इसका सर्वे किया था
2009 में भी इसका सर्वे हुआ था, लेकिन वो गोपनीय नहीं थी सही खबरें, लेकिन धीरे धीरे करके वो लीक हुई। तो मालूम हुआ कि अफ़गानिस्तान के पास बेशुमार लिथियम है, उसके पास गैस के भंडार बहुत बड़े हैं, उसके पास पेट्रोलियम के भंडार बहुत बड़े हैं, उसके पास कोल के भंडार बहुत बड़े हैं। चीन ने इस वक्त अफ़गानिस्तान को अपने साथ मिलाया हुआ है, अच्छी दोस्ती ताल्लुकात बनाए हुए हैं। वहाँ पर जो काम वगैरह हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के, चाइना उसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान अगेंस्ट है इस वक्त अफ़गानिस्तान के और तालिबान के। वो बीच में पेंडुलम की तरह झूल रहा है, और चीन की तरफ जाए, पाकिस्तान की तरफ आए, चीन की तरफ जाए, पाकिस्तान के साथ आए, वो अमेरिका के साथ आए। क्या करें, कुछ समझ में पाकिस्तान के नहीं आ रहा, वो भी बीच में लटके हुए डोल रहे हैं। अब एक खबर और बता देते हैं, वो खबर थोड़ी हट के है, और वो है भारत के मणिपुर से। मणिपुर में 3 मई से जातीय हिंसा जारी है। 200 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी है। हज़ारों, तकरीबन 1 लाख के करीब लोग शेल्टर्स में पनाह लिए हुए हैं। एक समुदाय का व्यक्ति दूसरे समुदाय के इलाके में नहीं जा रहा है। उन्होंने दीवारें एक तरह की खड़ी कर ली हैं, पार्टीशन कर लिए हैं, सरहदें खींच ली हैं, बंकर्स बना लिए हैं, टेंचेज उन्होंने खोदी हुई हैं, और हथियार लेकर के पहरे दे रहे हैं। मैतई और कुकी समुदाय के बीच, जो 2 समुदाय अहम हैं वहाँ के मणिपुर के, उनके बीच 3 मई को ये हिंसा शुरू हुई थी। आज 5 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। भारत सरकार की तरफ से कोशिशें की गई, प्रदेश की सरकार मणिपुर की कोशिशें कर रही है, लेकिन हिंसा नहीं रुक रही। इस हिंसा को रोकने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी जो मणिपुर की है, मणिपुर में अच्छी तादाद में मुसलमान वहाँ पर हैं, वो सामने आई है। और वो उस कम्युनिटी दोनों के बीच जो दुश्मनियाँ हैं, जो झगड़े हुए हैं, जो इस वक्त उनको मरहम की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मैती समाज के लोगों के पास जा रहे हैं और कुकी समाज के लोगों के पास जाते हैं। उनके बीच ब्रिज का काम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, और उन्होंने कई कमेटियां बनाई हैं आपस में, पीस कमेटी, जिसमें अहम जिम्मेदार दोनों समाज के, मैती समाज से भी लिए हैं, कुकी समाज के भी लोग लिए और मुस्लिम भी हैं उसमें, और कमेटियां बना करके अब ये लोग मिल कर के एक दूसरे के इलाके में जा रहे हैं और वहाँ जा कर के अपनी बात कह रहे हैं कि हम सब एक हैं और ये हिंसा ख़त्म होनी चाहिए, जो हुआ बुरा हुआ। यही इंसानियत का तकाजा भी है कि आपस में अगर कुछ हो जाता है तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए बैठ कर के। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी ने वहाँ पर कमान संभाली हुई है और उम्मीद है कि इसके नतीजे बहुत अच्छे मिलेंगे। जो खाई वहाँ पर पैदा हुई है वो ख़त्म होगी, भरेगी, और जो नुकसान हो चुके हैं उसकी जान माल का नुकसान तो वो सब हो जाते हैं पूरे, लेकिन जान के जो नुकसान हुए उनको सब्र दे ऊपर वाला। जिन के यहाँ भी मौतें हुई हैं, चीज़ें बेहतर हों, किसी तरह से बेहतरी की तरफ जाएं। पॉलिटिक्स जो है वो बिगाड़ती है लोग सिस्टम को। सिस्टम मीन्स जो उनके नीचे के काम करने वाले होते हैं, वो नीचे के काम करने वाले मनमानी करते हैं और उससे फिर सोसाइटी ख़राब हो जाती है, व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। अब जैसे मणिपुर की ही बात करें तो मणिपुर में हम कभी एक रिपोर्ट करेंगे इसमें। मणिपुर ड्रग्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स के कारोबार होते हैं। इस ड्रग्स के कारोबार को करने वाले कौन लोग हैं, किसको फ़ायदा होता है, इस पर हम किसी दिन एक बड़ी रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। कुछ वीडियोज़ हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग
कोकी और मैत्री समाज के लोगों के बीच जा रहे हैं। ये टीआरटी का वीडियो है जो हमने एक्स यानी ट्विटर से लिया है, वो आपको दिखाएंगे। टीआरटी तुर्की का मीडिया है। तो ये टर्किश मीडिया की रिपोर्ट है मणिपुर को लेकर के, जो हम आपको दिखाना जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी न्यूज़। शुक्रिया आपका। Manipur has been home to SM Jamal's family for generations. He is one of the 9% of Meitei Muslims, known here as Pangils in the state, and president of the voluntary All Manipur Muslim Organizations Coordinating Committee. Pangils are Manipuri Muslims, but despite their native Meitei tongue, they were trusted by the minority Kukis when the state turned into a war zone in May. Local Muslims like Jamal sheltered victims from the warring communities as violence erupted. Violence शुरू होने का टाइम में When the violence erupted, many Kukis ran to Muslim areas to save their lives, and we gave them shelter. Similarly, we have also helped save lives of many Meiteis during the violence. There are different theories about when Islam came to Manipur, but 1606 is generally seen as the point when Pangils began to assimilate into Manipuri society. पहले हम लोग एक ही साथ We used to live in harmony earlier and helped each other. We are hopeful that previous coexistence will return and this violence will end. While these Muslims have not been attacked directly by any party, some like Ibla Khatun have been caught up in the conflict. A widow and mother of 4, her eldest son survived a bomb blast with major injuries and remains bedridden. The family is now in a relief camp. My son was almost home when the bomb went off. He is seriously injured. Half of his body is paralyzed. He is blinded in one eye and needs kidney surgery. He still has shrapnel in one leg. But tragic incidents like this have not deterred the Pangils. Trusted by both Hindus and Christians, their shops and businesses remain open, and they are the only drivers allowed to go into Kuki areas. We are not part of this ongoing fight. We are not enemies of either community, so we can travel to both camps. In the bloody violence between Meiteis and Kukis, the Manipuri Muslims are batting for peace. With no political reconciliation in sight, the local Muslim community is acting as a bridge over troubled waters, literally. Smita Sharma, TRT World, Bishnupur, Manipur. We want to make it clear. Now, I was waiting. We've had the president of the CBCI, with whom I'm in continuous contact, Archbishop Andrew Tarat, and the Archbishop of the place of Imphal, Archbishop Dominic Lumon. We've been reviewing the situation and seeing how things are, how we can help. It is given a religious twist, but it is not a religious conflict between two religions. It's between two tribes. And we must now not do anything that will worsen the situation. Efforts at building harmony, peace should continue. मोदी ने हिंदुओं को ठग लिया। व्हाट्सएप के ज्ञान द्वारा अंधभक्तों का ऐसा ब्रेन वॉश किया गया कि गुलाम अंधभक्तों में एक ही ज्ञान फिक्स हो गया है। जो भी उनके आका मोदी कहें वही ठीक, बाकी सब गलत। आज जो मोदी की गुलामी करते हैं और कहते हैं कि मोदी हिंदुओं का नायक है, मोदी तो आजकल हिंदू धर्म की जगह सनातन धर्म का नाम ले रहे हैं। पहले हिंदू धर्म के नाम पर ठगा, अब सनातन धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि मोदी ने हिंदुत्व का जुमला देकर सबसे ज्यादा हिंदुओं को ही ठगा है। देश में लगभग 80% जनसंख्या हिंदुओं की है। सरकार के फैसले का सबसे ज्यादा असर हिंदुओं पर ही पड़ता है। क्या मोदी ने नोटबंदी करने से पहले देश के हिंदुओं से पूछा था? 100 और 1000 की नोट, शादी है, पैसे नहीं है। क्या बिना सूचना के 2 घंटे के अंदर लॉकडाउन लगाने की घोषणा करके लाखों प्रवासी मजदूरों को पैदल चलने को मजबूर करने से पहले हिंदुओं से पूछा था? क्या मोदी ने पीएम केयर फंड को प्राइवेट फंड बनाने से पहले हिंदुओं से पूछा था? क्या मोदी ने पीएम केयर फंड के अरबों रुपए खाने से पहले हिंदुओं से पूछा था? क्या मोदी ने देश के तमाम सरकारी कंपनियों, सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने से पहले हिंदुओं से पूछा था? क्या मोदी ने रेलवे स्टेशन, ट्रेन और एयरपोर्ट बेचने से पहले हिंदुओं से पूछा था?
क्या बेतहाशा महंगाई बढ़ाकर हिंदुओं को कंगाल बनाने से पहले हिंदुओं से पूछा था? क्या मोदी ने लूट नीति शुरू करने के लिए गब्बर सिंह टैक्स लागू करने से पहले हिंदुओं से पूछा था? क्या अडानी को देश के सारे संसाधन बेचने से पहले भारत के करोड़ों हिंदुओं से पूछा था? इस तरह के सैकड़ों प्रश्न हैं, इस तरह के सैकड़ों कांड प्रधान जुमलेबाज और गुजराती गैंग ने पिछले 9 सालों में किए हैं। मोदी ने हिंदुओं को सबसे ज्यादा लूटा है, हिंदुओं को सबसे ज्यादा दरिद्र बनाया है। क्या वो कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले हिंदुओं से, अपने समर्थकों या वोटरों से पूछते हैं?